प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मांग का नियम पढ़ेंगे। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग मात्रा के मध्य संबंध को बताता है। इस नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और उसकी वस्तु की कीमत यदि कम हो जाती है तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। अर्थात वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। इसकी परिभाषा देते हुए प्रोफेसर मार्शल ने लिखा है कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। अर्थात वस्तु की कीमत में और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार मांग का नियम वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं जिसे हम कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो समान रहती है अर्थात स्थिर रहती है। इनमें सबसे पहले है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुएं दो तरीके की होती हैं, एक तो प्रतिस्थापन वस्तु और दूसरी पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को काम में लिया जा सकता है। जैसे गेहूं के स्थान पर चावल का उपभोग किया जा सकता है, तो गेहूं और चावल एक दूसरे के प्रतिस्थापन है। और दूसरी है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिन्हें एक साथ उपयोग किया जाता है, एक के बिना दूसरी का उपयोग संभव नहीं होता, जैसे बाइक और पेट्रोल। तो जब बाजार में किसी वस्तु की स्थानापन्न और पूरक दोनों ही वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेंगी तभी मांग का नियम लागू होगा, अन्यथा तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि यदि बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ती हैं तो लोग गेहूं की मांग कम कर देंगे और चावल की मांग में वृद्धि कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही यदि गेहूं की कीमत बढ़ने के साथ साथ चावल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी तो फिर लोग गेहूं की मांग को अधिक कम नहीं करेंगे, क्योंकि चावल भी महंगा हो गया है तो फिर क्या खाएंगे, गेहूं खाना पड़ेगा। तो इस तरह से अन्य जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें स्थिर रहेंगी तभी मांग का नियम लागू होगा। दूसरा है उपभोक्ता की आमदनी या आय स्थिर रहती है। कीमत में परिवर्तन होने पर यदि उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन हो जाता है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। अर्थात जब हम कहें कि कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन उपभोक्ता की आय भी बढ़ जाती है तो वो फिर वस्तु की मांग में ज़्यादा कमी नहीं करेगा। मांग का नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की आय भी स्थिर रहेगी, आदतें व रुचियां अपरिवर्तित रहें। अर्थात जब मांग के नियम का हम अध्ययन कर रहे होते हैं उस समय उपभोक्ताओं की आदतों में और रुचियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी वस्तु की कीमत घट रही है लेकिन वो वस्तु लोगों की आदत में नहीं रही, लोगों की उसमें रुचि नहीं है, उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया लोगों का, तो उसकी कीमत घटने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी। तो मांग का नियम तभी लागू होगा जब लोगों की आदतें और रुचियां भी अपरिवर्तित रहें, स्थिर रहें। चौथा है विवेकशीलता। यह नियम तभी लागू होता है जब वस्तु का उपभोक्ता विवेकशील हो, क्योंकि हम ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि अर्थशास्त्र में पागलों का, शराबियों का या दिवालिये लोगों का अध्ययन नहीं किया जाता, विवेकशील लोगों पर ही मांग का नियम लागू होता है। जनसंख्या की स्थिरता। जब किसी देश में जनसंख्या स्थिर रहेगी तभी मांग का नियम लागू होगा, क्योंकि यदि कीमत बढ़ने के साथ साथ देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उस वस्तु की मांग कम नहीं होगी बल्कि बढ़ सकती है। मूल्यों में परिवर्तन की आशंका न हो, अर्थात कीमत प्रत्याशा कैसी रहे, स्थिर रहे। जब किसी वस्तु की कीमत घट रही है या बढ़ रही है तो उसमें भविष्य में परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, तभी मांग का नियम लागू होता है, अन्यथा तो लागू नहीं होगा। जैसे यदि पेट्रोल की कीमतों का हमें पता लगे कि आज कीमत कम हुई है लेकिन कल 12 बजे बाद उसकी कीमतों में और गिरावट होनी तय है, तो कीमत कम होने पर भी आज हम उसकी मांग में वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि कल कीमतें और भी कम होंगी। तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो ये मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं, इनके लागू होने पर ही मांग का नियम लागू होता है। अब हम इस नियम की व्याख्या करेंगे और इसके लिए हम मांग तालिका और मांग वक्र का सहारा लेंगे।
यहाँ एक मांग तालिका दी हुई है जिसके एक कॉलम में कीमत दिखाई गई है, दूसरे में मांग की इकाई। अब यहाँ देखिए आप, जब कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है तो उस वस्तु की मांग 700 इकाइयाँ हैं। जब कीमत बढ़कर 10 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो उसकी मांग घट गई, 700 से घटकर 600 रुपये रह जाती है। और इस प्रकार घटते घटते जब कीमत बढ़कर 35 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की मांग घटकर केवल 100 रुपये हो जाती है, 100 इकाई रह जाती है। तो यहाँ स्पष्ट है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है दूसरी कॉलम में वस्तु की मांग है वो घटती जा रही है। यही हमें मांग का नियम बतलाता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। दूसरा है मांग वक्र के आधार पर हम, अब इसी तालिका के आधार पर हम एक मांग वक्र का निर्माण करेंगे। मांग वक्र क्या होता है? मांग वक्र किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच संबंध को दर्शाने वाला एक वक्र या रेखा होती है। मांग वक्र का निर्माण करने के लिए हम दो अक्ष लेंगे, एक ओ वाई अक्ष जिस पर हमने कीमत को लिया है, दूसरा ओ एक्स अक्ष जिस पर हमने वस्तु की मांग को लिया है। अब हम जब तालिका के आधार पर मिलाएंगे कि जब कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है तो वस्तु की मांग 700 है। फिर जैसे कीमत बढ़कर 10 रुपये हुई, मांग घटकर 600 हो गई। कीमत और बढ़ी 15 रुपये हुई तो मांग घटकर 500 रह गई। और जब कीमत 35 रुपये हो जाती है तो मांग घटकर केवल 100 इकाई रह जाती है। और इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर एक वक्र का निर्माण होता है जिसे हम मांग वक्र कहते हैं। यहाँ डी डी मांग वक्र है जो हमें मांग के नियम को परिभाषित करता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उसकी मांग में कमी हो जाती है, अर्थात मांग घट जाती है। दूसरे शब्दों में यदि कीमत घटती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। अब मांग के नियम के लागू होने के कारण कि ऐसा क्यों होता है कि किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। इसका सबसे पहला कारण है हास्यमान सीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। तो यहाँ यही नियम मांग के नियम का भी कारण बनता है, क्योंकि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता है तो उसे घटते क्रम में उपयोगिता मिलती है, क्योंकि उपभोक्ता किसी वस्तु को कीमत भी उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर ही देना चाहता है। इसलिए यह प्रत्येक अगली मात्रा या इकाई के क्रय के लिए कम कीमत देना चाहता है। इससे यह नियम लागू होता है, क्योंकि एक इकाई का उपयोग करने के बाद दूसरी इकाई से उसको कम उपयोगिता मिलेगी तो उसके लिए वो कम कीमत देना चाहता है। दूसरा है आय प्रभाव। आय प्रभाव हमें यह बताता है कि आय प्रभाव जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है तो उपभोक्ता की उस वस्तु को खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है, अर्थात वो पहले की अपनी आय में अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। इस प्रकार क्रय शक्ति बढ़ने पर उसकी वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है तथा वह अधिक मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात अब क्या हुआ, उसकी पहले की आय में वो पहले से ज़्यादा वस्तु खरीद पाएगा क्योंकि वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, तो इसलिए भी मांग का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव जैसा हमने प्रतिस्थापन वस्तु में देखा कि उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो व्यक्ति महंगी वस्तु को छोड़कर उससे जो सस्ती वस्तु है उसका उपभोग करने लगता है। इसलिए भी मांग का नियम लागू होता है, अर्थात महंगी वस्तु की मांग कम हो जाती है। दूसरा है वस्तु के अनेक उपयोग। जब किसी वस्तु के मूल्यों में कमी आ जाती है तो उपभोक्ताओं द्वारा उसके उपयोग को बढ़ा दिया जाता है, अर्थात उस वस्तु को मांग में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण स्वरूप बिजली की कीमतों में कमी आ जाने पर उसकी खपत में तेजी से वृद्धि होती है। तो किसी वस्तु के अनेक उपयोग भी उसकी कीमत घटने पर उसकी मांग में वृद्धि करते हैं। और नेक्स्ट है नए क्रेता। जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसे खरीदने के लिए नए क्रेता मार्केट में आ जाते हैं जिससे उसकी कुल मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक ऐसे ही कीमत बढ़ने पर उसके जो क्रेता हैं पहले से वो छोड़कर किसी दूसरी वस्तु को क्रय करने लग जाते हैं, इसलिए उसकी मांग कम हो जाती है। तो नए क्रेता और पुराने
क्रेताओं का बाजार से बाहर जाना, ये दोनों कारण भी मांग के नियम के लागू होने के प्रमुख कारण हैं। अब मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं। ऐसी दशाएं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात कीमत घटने पर भी मांग नहीं बढ़ती है या कीमत बढ़ने पर भी मांग नहीं घटती है। ऐसी कुछ वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, जैसे जीवन रक्षक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो अत्यधिक अनिवार्य और जीवन की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात उनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर भी उनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण स्वरूप जैसे दवाइयाँ हैं या दैनिक उपभोग की आवश्यक जो वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें बढ़ने पर भी उनकी मांग में कोई ज़्यादा कमी नहीं होती है। आज जब कोरोना का काल चल रहा है, तो कोरोना से बचाव की दवाइयाँ चाहे कितनी महंगी हो जाए, फिर भी उनकी मांग में कमी नहीं होगी, क्योंकि ये जीवन रक्षक दवाई है, इसलिए उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरा है प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिन्हें लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा का सूचक मानते हैं, तो ऐसे लोग महंगी होने पर उन वस्तुओं को और अधिक खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें समाज में उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के रूप में दिखाना होता है कि देखिए मेरे पास इतने महंगे आभूषण हैं, इतनी महंगी गाड़ी है, इतना महंगा बंगला है। तो ये सब क्या है, उसको प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है, और जिन वस्तुओं को लोग प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं उन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग महंगी वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं और सस्ती वस्तुओं को कम खरीदते हैं। नेक्स्ट है भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना। जैसा हमने पहले इसकी मान्यताओं पढ़ा कि जब किसी वस्तु की कीमतों में भविष्य में वृद्धि की संभावना हो, तो आज कीमत नहीं घटने पर भी उसकी अधिक मांग की जाती है। चौथा है उपभोक्ता की अज्ञानता। कई बार जब उपभोक्ता को बाजार का ज्ञान नहीं होता कि कब वस्तु की कीमत घट रही है, कब बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में भी उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। वह महंगी वस्तु को भी अधिक खरीद सकता है और सस्ती वस्तु को भी कम खरीद सकता है, क्योंकि उपभोक्ता को बाजार का ज्ञान ही नहीं है। और पांचवा है गिफिन वस्तुओं का विरोधाभास। ये गिफिन का विरोधाभास भी अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अवधारणा है। इसके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। सामान्यतः अत्यंत घटिया वस्तुओं को ही गिफिन वस्तु कहा जाता है, जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। एक सामान्य उपभोक्ता अत्यंत निकृष्ट वस्तुओं की मांग कीमत के कम हो जाने पर भी नहीं बढ़ाता, तथा कई बार ऐसा भी होता है कि निकृष्ट वस्तुओं की कीमतें घट जाने पर भी उनकी मांग में अपेक्षाकृत कमी हो जाती है। इसे गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। जैसा आपने बाजार में जब हम सब्जी मंडी में जाते हैं, तो बहुत से विक्रेता कुछ घटिया किस्म की जो सब्जियां होती हैं उन्हें अलग से छांट कर रखते हैं और उनकी कीमतें बहुत कम बताते हैं, फिर भी लोग उनको नहीं खरीदते हैं। तो वो क्या है, गिफिन वस्तु है। उसकी कीमत कम होने पर भी उसकी मांग नहीं बढ़ती है। तो इस प्रकार की वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। और नेक्स्ट है उपभोक्ता की आदत। यदि उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपभोग की आदत पड़ जाती है, तो वह उसे कीमत अधिक हो जाने पर भी कम नहीं खरीदता और उसकी मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वहाँ भी मांग का नियम लागू नहीं होता। इसका एक उदाहरण आपने कोरोना काल में देखा, जब शराब की दुकानें बंद थी और जैसे ही शराब की दुकानें खुली, शराब की कीमतों में कई प्रतिशत वृद्धि की गई। सरकारी स्तर पर भी और दुकानदारों ने भी उस पर चोरी छिपे कीमतों को बढ़ाकर बेचा, लेकिन फिर भी उसकी मांग में कमी नहीं हुई, उसकी मांग में बेतहाशा वृद्धि ही हुई। तो वहाँ मांग का नियम फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो उपभोक्ता के आदत की वस्तुएं थी। तो जब उपभोक्ता किसी वस्तु के आदी हो जाते हैं, तो उन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता प्रत्येक स्थिति में मांग के नियम का पालन नहीं करता है। वह कई बार एक विरोधी व्यवहार करता है, जिससे मांग वक्र अपनी प्रकृति के अनुरूप नहीं रह पाता। जैसा कि हमने अभी मांग वक्र में देखा कि मांग वक्र की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है कि वो ऊपर बाएं से नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है, जो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे कीमत घटती है वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। लेकिन जब मांग के नियम के अपवादों की हम बात करते हैं, तो वहाँ यह स्थिति नहीं होती। मांग वक्र ऐसा नहीं बनता, कीमत घटने पर भी मांग बढ़ती नहीं है, तो वहाँ मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला नहीं हो पाएगा, उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी।
तो मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है सामान्यतः। लेकिन बहुत सारी स्थितियों में, जिसे हम मांग के नियम के अपवाद कहते हैं, उन स्थितियों में मांग वक्र अपनी प्रकृति के अनुरूप नहीं रह पाता। तो ये आज हमने मांग के नियम के बारे में पढ़ा, मांग के नियम की मान्यताएं क्या होती हैं यह हमने देखा, और मांग के नियम के लागू होने के प्रमुख कारण और मांग के नियम के अपवाद। नेक्स्ट लेसन में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।